रीबर्थ ऑफ पावरफुल मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 15। तभी प्रोफेसर बोले, क्या आप मिस नित्य को नीचे बुला सकती हैं? उनकी बात सुन स्नेहा बोली, वो आज सुबह ही कहीं बाहर गई हैं, इसलिए वो इस वक्त घर में नहीं है। क्या आप उनसे बात करना चाहते हैं? क्या मैं उन्हें कॉल करूं? उसकी बात सुन प्रोफेसर एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपना सर नमे हिल के जवाब देते हैं, इसकी जरूरत नहीं, आप हमें उनका नंबर दे दो जिए, उन्हें जब टाइम मिलेगा हम उनसे मिलेंगे। हम नहीं चाहते हमारी वजह से उन्हें डिस्टर्ब हो, और क्या पता वो हमारे कॉलेज में एडम्स लेने से मन कर दे गुस्से में आके। अब आगे उनकी बात सुन सभी लीग हैरान थे, आखिर ये क्या हुई? उन्हें इस बात से गुस्सा होने की जगह कि एक लड़की उनका टाइम वेस्ट कर रही है, उनसे मिलने तक के लिए वो यहाँ नहीं रुकी। उन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं वो गुस्सा ना हो जाए या फिर एडमिशन लेने से मन न कर दे। ये सब सोचकर स्नेहा का दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पे झूठी मासूमी लाते हुए बोली, मैं जानती हूँ आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, इसलिए इस तरह एक स्टूडेंट के लिए आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए। अब जब वो यहाँ है ही नहीं, उसकी बातों से लग रहा था कि वो उन प्रोफेसर के लिए बुरा लग रहा था। वो इनडायरेक्टली ये बोल रही थी नित्य को किसी के टाइम और वैल्यू की कदर नहीं है, इसलिए तो जब उसे पता था कि उसने एग्जाम में टॉप किया है और शायद प्रोफेसर घर आने वाले हैं, तो वो बाहर चली गई। वही उसकी बात सुन प्रोफेसर बोले, मिस स्नेहा ऐसा कुछ नहीं है, हमारे प्रिंसिपल ने तो हमें पहले ही बता दिया कि हमारी उनसे मुलाकात नहीं होने वाली है, लेकिन हम लोग यहाँ अपनी जिद पे आए थे क्योंकि हमें उसने मिलने की क्यूरोसिटी थी। लेकिन अभी कोई बात नहीं रही बात उनके एडमिशन की, तो हमारे प्रिंसिपल ने उन्हें सुबह ही कॉल कर दिया था एडमिशन के लिए। इनफैक्ट उन्होंने ने सोशल मीडिया पे भी अनाउंस कर दिया है कि मिस नित्य सिंघानिया ही इस साल की टॉपर स्टूडेंट हैं और उन्होंने ने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया। उनकी बात सुन सभी लोग हैरान थे, जहां तक उन्हें पता रॉयल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल खुद वहां के फाउंडर हैं, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट माने जाते हैं। उन्होंने ने कभी भी किसी भी स्टूडेंट को अपने कॉलेज में आने के लिए सामने से अप्रोच नहीं किया। वो टीचर्स होते थे जो जेम्स ही स्टूडेंट्स घर जाया करते थे, वो भी फॉर्मेलिटी थी, लेकिन ये पहली बार था जब प्रिंसिपल ने सामने से किसी को कॉल किया। यहाँ तक उन्होंने इस बात सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर दिया, जो कि उनके डिस्परेशन को दिखा रही थी कि वो कितने एक्साइटेड नित्य को अपने कॉलेज में लाने के लिए। ऐसे ही कुछ बात करने के बाद सभी प्रोफेसर वहां से चले गए। तभी एक बार फिर से गार्ड अंदर आया और सभी की तरफ देख बोला, बॉस वो मीडिया जाने आप लोगों को इंतजार कर रहे हैं। उनकी बात सुन स्नेहा का चेहरा कला पड़ गया, क्योंकि उसने उन लोगों अपने लिए बुलाया ताकि उसकी तारीफ और उसकी न्यूज ट्रेंड में रहे। लेकिन यहाँ तो जब सब कुछ उल्टा हो गया, क्योंकि अब जो कुछ उसके लिए होने वाला था वो अब नित्य के लिए होगा। उसका चेहरा और खराब हो गया। वही राधिका जी और ऋषभ जी पहले एक दूसरे को देखते हैं। राधिका जी ऋषभ जी की तरफ देख खुशी से बोली, ऋषि हमने सोचा नहीं था कि हमारी बेटी हमें इतना बड़ा सरप्राइज दिया। कहाँ मुझे लगा था हम अपनी प्यारी बेटी का एडमिशन के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने को भी तैयार थे, ताकि इसे अपनी फेवरेट और आइडियल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिले। लेकिन देखो उसने तो खुद ही अपने लिए बहुत सारे बड़े और रेपुटेड यूनिवर्सिटी का गेट ओपन कर लिया। उनकी बातों से नित्य के लिए खुशी साफ छलक रही थी। वही स्नेहा जिसने जब नित्य के फेल होने वाली बात ऋषि सिद्धि से सुनी थी और अपने माँ पापा का रिएक्शन देख उसे लगा था कि उसके पेरेंट्स नित्य को अब नीची नज़र से देखने लगेंगे, अब उनकी बात सुन जलन से भर उठी थी। वही हाल अब रिद्धि सिद्धि का भी था। उन्हें तो नित्य से और भी ज्यादा जलन होने लगी थी। पहले मोक्ष का प्यार और उसकी केयर नित्य के लिए देख उन्हें भरोसा नहीं होता है। अब उसकी खूबसूरती उनकी आंखों में कांच जैसी चुभती थी। अब उसके उनसे बेहतर होना उन्हें और नित्य के खिलाफ कर रहा था। राधिका जी और ऋषभ जी जल्दी से बाहर गए और मीडिया को हैंडल करने लगे। उन्होंने मीडिया के सामने नित्य के बारे में उसको एंट्रेंस एग्जाम के अचीवमेंट को शेयर की और उसे रिलेटेड कुछ बातें की। सभी मीडिया ये जाने के हैरान थे कि सिंघानिया परिवार की एक और बेटी है। हालांकि आज तक सभी लोग स्नेहा को ही जानते थे, लेकिन अब जब उन्हें नित्य के बारे में पता चला तो वो उसके बारे में जाने के लिए और भी क्यूरियस हो गए थे। उस वक्त ऋषभ जी ने सभी को बोल दिया था कि वो अभी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है, इसलिए उसे मीडिया के सामने अभी नहीं, वक्त आने पे वो खुद सभी के सामने आ जाएगी। लेकिन जब तक उसका मन नहीं करता वो किसी के सामने नहीं आने वाली। उनकी बात सुन मीडिया का चेहरा उतर गया। आखिर इतने बड़े की बेटी को न्यूज और ट्रेड में आना पसंद क्यों नहीं? हालांकि ये बस उनका बहाना, क्योंकि उनके हाथ से मिर्च मसाले वाले न्यूज निकल चुका था, जो कि उनके चैनल के टीआरपी को टॉप ले जाने के लिए बहुत काम का होता। दूसरी तरफ मोक्ष इस वक्त एक बड़ी पहाड़ी के ऊपर खड़ा
था। आसपास बहुत तेज हवा चल रहा था। मोक्ष के चेहरे पे कोई एक्सप्रेस नहीं था, उसकी आंखें कोल्ड मगर मिस्टीरियस थी। तभी उसके फोन पे एक नोटिफिकेटिव बीप की आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ किया। उसने देख उसको मैंने मैसेज किया जिसमें लिखा था, बॉस मैं आपको शिवांश की बहन का फोटो भेज दिया हूँ, आप देख लो। उस मैसेज को पढ़ मोक्ष ने जल्दी से फोटोज को चेक किया। जैसे जैसे वो उस फोटो को देख रहे था उसके हाथ कांपने लगे, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, उसकी आंख नम हो गई, उसके हाथ से फोन छूट के जमीन पे गिर गया। वही मोक्ष पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथ से उसका फोन छूट गया, लेकिन जल्दी ही खुद को होश में लाकर बोला, मुझे इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, याद रहे अगर कुछ भी मिस हुआ तो मैं तुम्हें ब्लैकी के आने जिंदा देख दूंगा और ये काम शाम से पहले हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ से मयंक, जो कि कब से अपने बॉस की शाबाशी का इंतजार कर रहा था, उसका नेक्स्ट ऑर्डर सुन के चिढ़ जाता है लेकिन फिर उसके आगे की बात पर डर जाता है। वो जल्दी से अपने डिक को कॉल कर उसको शिवांश की बहन का फोटो भेज बोला, इसकी इन्फॉर्मेशन में मुझे शाम तक चाहिए वरना बॉस हम दोनों को आज ब्लैकी के सने उसका डिनर बनाकर देख देंगे। दूसरी तरफ ओक का मैसेज आता है। मोक्ष इस वक्त अपनी जगह खड़ा उस इमेज को देख और उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा था। उसकी आंखों में अब कोई इमोशन नहीं था, वो एक बार फिर से इमोशन लेस हो चुका था। वो इस फोटो को देखते हुए बोला, नहीं ये आप नहीं है, मैं जानता हूँ, आखिर मैंने अपने इन्हीं हाथों से अग्नि दी थी, मैंने अपनी आंखों से आपकी डेथ बॉडी देखी थी। जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया उस इंसान को तो मैं नर्क के दर्शन करूंगा दी, लेकिन फिलहाल मुझे ये जान होगा कि इस फोटो में जो लड़की दिख रही है वो कौन है और उसका चेहरा आपके जैसा क्यों है। उस हाथ जो फोटो थी वो एक लड़की की थी जिसको उम्र मोक्ष के जितनी दिख रही थी। उस लड़की आंखें बिल्कुल मोक्ष की तरह हरी थी। उस लड़के के हंसते हुए चेहरे पे बहुत ही प्यार डिम्पल थे। वो लड़की अपने बेबी बम्प को देख मुस्कुरा रही थी। इस वक्त वो लड़की की छोटे से घर के भरा खड़ी नजर आ रही थी। मोक्ष उस लड़की की फोटो को देखते हुए बोला, ये लड़की कौन है मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा। ये सब बोलते हुए वो अपनी एक पुरानी दर्द भरी याद में खो गया। फ्लैशबैक, एक लड़का अपने ऑफिस इन बैठा काम कर रहा था। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, उसकी आंखें हमेशा की तरह सख्त नजर आ रही। वो किसी रोबोट की तरह एक लगातार अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था। इस वक्त उसके डेस्क पे रखी हुई घड़ी में रात के 11:59 हो रहे थे। उसकी वक्त इसका फोन रिंग हुआ। उसने अपने कॉलर ईद पे देखा जहाँ पे उसे इस वक्त दादी शो हो रहा था। वो लड़का अपनी दादी का कॉल आता देख एक पल रुकता है, उसके बाद कॉल पिक कर लेता है। दूसरी तरफ से उसकी दादी की रोने की आवाज आई, मोक्ष बेटा तुम कहाँ हो, नेता जल्दी घर आओ। उनकी आवाज सुन मोक्ष हैरान हो गया, उसे पूछा क्या हुआ दादी। दूसरी तरफ से दादी की आवाज आई, बेटा पुलिस वाले घर आए हैं और उनके साथ किसी की डेड बॉडी है और वो लोग बोल रहे हैं ये डेड बॉडी तुम्हारी बड़ी बहन और हमारी बड़ी पोती प्यारी रश्मि की है। उनकी बात सुन मोक्ष की गुस्से से भरी आवाज आई, दादी आप उन लोगों को घर से बाहर निकल दो, मैं अभी आता हूँ। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दी के बारे में ऐसा बकवास करने में, उनसे उनकी नौकरी छीन लूंगा। इसके साथ वो वहां से निकल गया। कुछ ही देर की रॉफ ड्राइविंग के बाद मोक्ष की कार राठौड़ पल्स के बाहर आके रुकी। मोक्ष बड़े ही गुस्से से वह आया था। उसकी नज़र पल्स के सामने खड़े पुलिस वालों पे गया। उन्हें देख उसका गुस्सा एक बार फिर से चरम ओए चल गया था, लेकिन किसी तरह खुद के इमोशन को काबू कर वो पैलेस के मदर चला गया। वो अपने तेज कदमों के साथ हॉल में आया, लेकिन हॉल का नज़ारा देख उसके पैर अपनी जगह जम गए थे। सामने एक लड़की की लाश थी जिसपे व्हाइट कलर की चादर लगाई हुई थी। मोक्ष अपने धीरे धीरे कदमों के साथ उस डेड बॉडी की तरफ जाने लग। मोक्ष को अपने पैरों बहुत ही भारी लग रहा था। उस लड़की का चेहरा इस वक्त चादर से ढकी हुई थी। मोक्ष जैसे ही अपना हाथ बढ़ा उस चादर को उस लड़की पे से अलग करने को हुआ, उसे पहले ही एक हवा चली और उस लड़की का चेहरा सामने आया। जैसे ही मोक्ष ने उस लड़की का चेहरा देख उसके पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पे गिरने लगा, लेकिन उसे पहले ही किसी ने उसको संभल लिया। वो इंसान मोक्ष को संभालते हुए बोला, मोक्ष बेटा खुद को संभालो। जैसे ही मोक्ष ने उस आवाज को सुन, अब तक उसके अंदर की जान जो उससे धीरे धीरे कम होती महसूस हो रही थी, उसने एक गुस्से और नफरत का रूप ले लिए। मोक्ष ने खुद को उस इंसान की पकड़ से आजाद किया और उस इंसान को खुद से दूर झटक गुस्से बोला, मत कहो मुझे बेटा, मिस्टर अभिषेक राठौड़, मैं आपका कोई बेटा नहीं हूँ। उसकी बात और उसकी ऊंची आवाज सुन वहां खड़ा हर इंसान का शरीर डर से कांप गया, शिवाय अभिषेक जी के जो कि मोक्ष के पापा थे। उन्होंने जब मोक्ष की बात सुन तो उनका दिल दुख रहा था, लेकिन उसका बिहेवियर देख उन्हें भी थोड़ा गुस्सा आने लगा। वो थोड़ा गुस्से से बोले, मोक्ष क्या तुम भूल गए हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। उनकी बात सुन मोक्ष बोला,
हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ, मैं इस वक्त एक मर्डर से बात कर रहा हूँ जिसने मेरी बहन को मार दिया है। उसकी बात सुन अभिषेक जी अब गुस्से से बोले, कोका जुबान संभल कर, वो मेरी भी बेटी थी। उनकी बात सुन मोक्ष भी गुस्से से बोला, नहीं वो आपकी बेटी नहीं है, अगर वो आपकी बेटी होती तो आप कभी भी उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करते हैं, अगर वो आपको बेटी होती तो आप कभी उसकी शादी उस इंसान नहीं करवाते। आपकी वजह से आज मेरी बहन की ये हालत हुई है, सिर्फ और आपकी वजह से। आपने मेरी बड़ी बहन की खुशियां, उसकी जिंदगी छीनी है। न मैं आपसे अपने बाप होने का रिश्ता छीनता हूँ, मेरी बहन को कंधा देने का अधिकार छीनता हूँ, मैं आपको अपनी बहन का पिता होने का अधिकार छीनता हूँ। मेरी बहन के की भी अंतिम कार्यक्रम में आपका किसी भी तरीका कोई भी हक नहीं है। उसकी चिता को अग्नि देने से उसको हर एक अंतिम विदाई में करूंगा। और एक बात याद रखना, आज के बाद आप मुझे अपना चेहरा मत दिखाना मिस्टर अभिषेक राठौड़। ये बाऊ की सजा है, और जिसमें मेरी बहन को इस हाल में पहुंचाया है उसको मैं इस धरती ही नर्क के दर्शन कराऊंगा। ये मेरी यानी मोक्ष राठौड़ का फैसला है। उसकी बात सुन वहां खड़ा हर एक इंसान सदमे था, क्योंकि मोक्ष का फैसला बहुत बड़ा और क्रूर था। उस इंसान ने अपने पिता से अपने सभी कनेक्शन को तोड़ लिए, उनसे उनके सभी अधिकार को उनसे छीन लिया गया था। हालांकि कुछ लोग मोक्ष की बातों को हल्के में ले रहे थे, उन्हें लग रहा था कि मोक्ष बस अपने डैड से नाराज है, इसलिए उसने बस ये सभी बातें गुस्से में कही थी। लेकिन लोगों की ये गलतफहमी भी बहुत जल्द दूर हो गई जब मोक्ष ने अभिषेक जी को अपनी बहन को कंधा तक नहीं देना दिया। यहाँ तक उसने उस दिन के बाद कभी भी अभिषेक जी से बात तक नहीं किया है। उसका ये रवैया देख अभिषेक जी को भी गुस्सा आया था, इसलिए वो अपनी वाइफ के साथ अमेरिका चले गए और उन्होंने ने घर में सभी से कह दिया था जब तक मोक्ष अपनी गलती को समझ नहीं लेता तब तक वो लग इंडिया नहीं आएंगी। इंसान अगर किसी को सबसे ज्यादा दुख हुआ था तो वो इंसान मोक्ष की मम्मी थी। उन्होंने ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें एक दिन अपनी बेटी की ऐसी चीन देखने को मिलेगी। उनका बेटे और पति के बीच इतनी बड़ी दूरियां आ जाएगी। उनके सामने एक तरफ उनका बेट था तो दूसरी तरफ उनका पति। उन लोगों को लगा था कि जब मिश को इस बारे में पता चलेगा तो विनिंग मनाने आएगा, लेकिन सालों बीत गया, मोक्ष ने कभी ही अभिषेक जी का जिक्र तक नहीं किया। इनफैक्ट उसने तो उस इंसान को याद करने की जमात भी उठाई थी। फ्लैशबैक एंड ये सब सोचते हुए मोक्ष की आंखें लाल हो चुकी। उसका अंदर बसा गुस्सा एक बार फिर से लावा बनके उसके शरीर में चलने लगा था। मोक्ष अपने हाथ में फोटो को एक नज़र देखता है, उसके बाद वो वहां से अपनी कार लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ नित्य इस वक्त एक जंगल में खड़ी थी। उसने अपने पास एक नज़र देख, उसकी आंखों में लेंस था और हाथों में ग्लव्स थे। उसका पूरा शरीर ब्लैक आउटफिट से ढका हुआ था। उसने जब कंफर्म कर लिए कि आसपास कोई नहीं है तो उसने अपने हाथ से ग्लैपर निकल साइड में एक बड़े चयन पे अपना हाथ रख देती है, जिसे वो एक किसी चीज की आवाज आने लगी। कुछ समय बाद वो आवाज बंद हो गई और नित्य के होठों पे एक तिरछी मुस्कान आ गई। नित्य आओ आगे बढ़ाते हुए एक पेड़ के पीछे चली गई जहाँ पे इस वक्त एक डोर ओपन हुआ था। नित्य उस डोर अंदर जाने के बाद वो जगह फिर से वैसी होगी जैसी पहले थी। इधर अंदर नित्या अपने कदम बढ़ाते हुए साइड कर रही थी। जैस जैस उसके आगे बढ़ रहे थे वह वैसे उस जगह की लाइट ऑन होती जा रही थी। वो जगह बहुत ही हाईटेक चीज से बनी हुई थी। कुछ ही समय में नित्य एक कमर के बाहर आई। उसने एक कोट की तरफ दूर पे 2 बार सिंगल और 3 बार डबल उंगली से नोक कर एक साउंड क्रिएट किया, जिसके बाद वो डोर अपने आप खुल गया था। डोर खुलने की आवाज सुन अंदर मौजूद लोगों ने डोर की तरफ देख जहां से नित्य आ रही थी। उसके चेहरे पे मास्क था। उसने बिना मास्क निकले ही सवाल किया, क्या कुछ इम्प्रूवम हुई है? उसकी बात उन लोगों में एक इंसान आगे आते हुए अपना सर झुका के बोला, बॉस अभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। उनका माइंड किसी भी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जिस वजह से उनके बॉडी और माइंड अभी भी पैरालाइज स्टेट में है। उसकी बात सुन नित्य अपना सर हिला देती है। उसके बाद वो अपने पास से एक मेडिसिन की बोतल को निकल सामने खड़े इंसान को देते हुए भी, डॉक्टर विजय अब से इन्हें ये दवाई दीजिए, और एक बात, इस दवा का असर 4 से 5वें दिन में दिखने लगा तो बी केयरफुल। उन डॉक्टर्स को दावा देकर नित्य उन्हें 2 उंगली से बाहर जाने का इशारा करती है, जिसे समझ वो सभी डॉक्टर्स अपना सर हिला एक साथ वह से चले जाते हैं। उन सभी के जाते ही नित्य अपना मास्क रिमूव कर देती हैं और बेड के पास आ जाती हैं जहां इस वक्त 30 साल की लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। नित्य उसके पास हाउस के बेड के बगल वाले चेयर पे बैठ जाती है, उस लड़की के सर को सहलाने लगी और उस लड़की को देखने लगी। थोड़े ही टाइम ऐसे ही बैठे रहने के बाद वो वहां से चली जाती है। नित्य रूम से बाहर आती तो उसकी नज़र सामने खड़े डॉक्टर्स की टीम पे जाता है और उन्हें उसका ख्याल और दावा का इंस्ट्रक्शन देकर वह से निकल जाती है।
कुछ ही देर में नित्य की कार आश्रम के बाहर आके रुकी। नित्य जैसे ही कार से बाहर आई उसकी नज़र सामने खड़े मोक्ष पे गई, जो कि होठों पे एक स्माइल के साथ उसके ही आने वेट कर रहा था। उसके साथ पलक भी थी, लेकिन पलक के चेहरे पे गुस्सा नजर आ रहा था। ये देख नित्य की बोहे सिकुड़ गई। नित्य अपनी कार का डोर क्लोज कर पीछे पलटी तो उसके सामने कुछ लोग आकर खड़े हो गए। नित्य उनकी तरफ देख बोली, जैसा कहा वैसा जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। उसकी बात सुन वो सभी लोग अपना सर हिला वहां से चले गए। उन लोगों से बात खत्म कर नित्य मोक्ष और पलक के पास, तभी पलक उसके ऊपर बिगड़ते हुए बोली, मॉम आप सुबह ही आने वाली थी न, लेकिन देखो आप कब आए। इट्स आफ्टरनून नाउ, आपसे अच्छे तो डैड है, देख वो तो मॉर्निंग में ही आ चुके थे। इतना बोल वो अपने हाथ को फोल्ड कर अपना मुंह फूला के दूसरी साइड देखने लगी। उसकी बात सुन नित्य मोक्ष को घूर के देखने लगी। उसकी नज़र को खुद और महसूस कर लेता है, लेकिन फिर आलस से मोक्ष अपने कंधे उचका के बोला, नेहा मुझे ऐसे मत देखो वरना प्यार हो जाएगा। उसकी चीजी लाइन सुनकर नित्य उसको और ज्यादा घूरने लगी। तभी नित्य ने पलक से सवाल किया, अच्छा जरा बताना तो तुम्हारे डैड यहाँ कितने बजे आए थे। उसकी बात सुन पलक अभी भी थोड़ा गुस्से से बोली, डैड यहाँ पे 11:59 को आए थे। उसकी बात सुन नित्य स्पीचलेस हो गई। उसने अपनी वॉच देखी जिसमें इस वक्त 12:04 हो रहे। वो पलक को देख बोली, बेबी मैं लेट कहाँ हुई हूँ, मैं तो तुम्हारे डैड से सिर्फ 5 मिनट लेट हूँ ना। बिल्कुल नहीं, डैड ने मुझे बताया है कि 11:59 तक मॉर्निंग होता है और एग्जैक्ट 12 बजे आफ्टरनून होता है। उसकी बात सुन नित्य एकदम स्पीकलेस हो गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पलक को समझाए, इसलिए अपने कान पकड़ पलक के सामने बैठ गई और अपनी नीली टिमटिमाते आंखों से पलक की तरफ देख बोली, वो एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज रेडी कर रही थी, इसलिए मुझे इतना वक्त लग गया। ऊपर से तुम्हारे मामू का भी गिफ्ट मुझे लाने जाना था। आपको नहीं पता मैं सुबह से ही घर निकली हूँ। इनफैक्ट आपके लिए सरप्राइज रेडी करने के चक्कर में मैंने अब तक अपना रिजल्ट भी नहीं देखा है। उसकी बात सुन पलक उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या आप सच बोल रही हैं? पलक की आवाज में नित्य के लिए शक साफ मालूम पड़ रहा था, जिसे समझ नित्य ने जल्दी से अपना सर हिला दिया और बोली, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था जाओ मेरी कार का डिक्की ओपन करके देख लो, उसमें तुम्हारे मामू ने तुम्हारे लिए सरप्राइज रेडी करके भेजा है। ये बात बोलते हुए नित्य ने अपने एक्सप्रेशन बहुत ही क्यूट बना लिए थे। वही मोक्ष तो बस हैरानी से नित्य को देख रहा था। नित्य इस वक्त बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी, जिसे देख मोक्ष का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने सबकॉन्शियसली अपना हाथ उठा अपने दिल पे रख लेता है। उसका दिल कर रहा कि वो अभी अपनी प्यारी निया को किस कर ले। आखिर वो इतनी क्यूट जो लग रही। उसको पलक से जलन भी हुई कि निया ने पलक को बेबी कहकर बुलाया था, जबकि उसको हमेशा ही मोक्ष बोलती थी। उसका दिल किया कि वो अभी जाके अपनी प्यारी निया को किस कर ले, लेकिन किसी तरह उसने खुद पे काबू रखा। तभी उसके कान में पलक की आवाज गई जो बोल रही थी, मॉम मुझे मामू का गिफ्ट देखना है, चलो देखते हैं। उसकी बात सुन नित्य अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, अभी नहीं, शाम को जब हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तब मैं तुम्हें मामू का गिफ्ट दूंगी। अभी फिलहाल हमें बाहर जाना, क्या तुम भूल गई हो कि आज हमने कितनी सारी प्लानिंग की है। उसकी बात सुन पलक खुशी से बोली, हाँ मॉम मैं तो भूल ही गई थी इस बारे में। अच्छा अब याद गया न, चलो मैं तुम्हें रेडी कर देती हूँ। नित्य का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाते हुए बोली, जिसे सुन पलक जल्दी जल्दी नित्य को खींचते हुए अपने साथ लेकर चली गई। वही मोक्ष अब अकेले उस जगह खड़ा रह गया था। क्या निया और प्रिंसेस ने मुझे यहाँ इग्नोर करके चले गए? वो अपना सर हिला, अब अंदर की तरफ जाने लगा। तभी उसके फोन पे एक बीप की आवाज की। उसने अपना फोन ओपन करके के देखा तो जैसे शिवम ने मैसेज किया था, बॉस मिशन ऑन। उसके मैसेज को देख मोक्ष एक एविल स्माइल करने लगा। कुछ मैसेज को इसी तरह देखने के बाद उसने फोन बंद किया और आश्रम के अंदर चला गया। वही दूसरी तरफ इंडिया से दूर एक देश में बॉस ने अपने आदमी से कहा, आज चाहे जो हो जाए मुझे वो लड़कियों का और बच्चों का कंटेनर्स मुझे मेरे बसे पे चाहिए। और हाँ उसे बोल दो अगर इस बार मुझे लड़की नहीं मिली तो वो चैन से जी नहीं पाएगी। और हाँ मुझे डॉक्टर का नी की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसकी बात सुन सामने खड़ा भोला बोला, बॉस लेकिन हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहती है, साथ ही किसी ने उन्हें देख नहीं, बस इतना पता है कि वो बहुत बड़ी डॉक्टर हैं। उनके किए सर्जरी और दवाई किसी भी इंसान को दोबारा जन्म दे सकती है। उसकी बात सुन बॉस मुस्कुराते हुए बोला, भोला वो इस वक्त इंडिया में है, इस बात का पता मुझे मेरे आदमियों से पता चला है। उसने हाल ही में ही इंडिया में एक कपल का सर्जरी किया, जाओ और उनसे पता करो, नहीं तो फिर उनके परिवार से ऐसा हो नहीं कि उन्होंने ने उसे देखा ना हो।
उसकी बात सुन भोला अपना सर हिला देता है। उसके बाद वो वहां से सभी गार्ड्स को ऑर्डर देने चला गया। उसके जाते ही बॉस अपना सर ऊपर करके बोला, नित्य सिंघानिया, बहुत जल्द तुम मेरी कैद में होगी। ये बोल शैतान जैसे हंसने लगता है। उसने अपने फोन को देख जहां इस वक्त नित्य की हॉस्पिटल वाली फोटो थी जिसमें मैं उसके हाथ में मास्क था और वो सिंघानिया परिवार के साथ खड़ी थी। बॉस उस फोटो को देखते हुए बोला, सोचा नहीं था कि जिस डॉक्टर को इतने साल मैंने ढूंढ रहा हूँ वो एक 18 साल को लड़की होगी। वैसे तो उठे तलाश दी क्यों की है, लेकिन पहले मुझे तुम चाहिए क्योंकि मुझे मेरे मकसद में कामयाबी पाना है जिसे मैं उस औरत की वजह से कभी कर ना सका। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ये काम कर सकती हो और अगर तुमने ये काम नहीं भी योग भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे बिस्तर के लिए सबसे खूबसूरत शो पीस बन सकती हो। ये बोल वो नित्य की फोटो को बहुत ही घटिया नज़र से देखने लगा था। वही कोई था जो कि बॉस की सारी बातें रिकॉर्ड करके वह से एक कोन में आ जाता है और उस रिकॉर्डिंग को किसी को भेज देता है। उसके होठों पे एक एविल मुस्कान थी, साथ ही उसने एक मैसेज टाइप करके भेज देता है। वो आदमी खुद से ही बोला, देखो छोटी, तुम्हारा गिनेगा खुद ही है, अपनी मौत के दावत दे रहा है। ये सब बात बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन फिर जल्दी ही खुद को नॉर्मल कर वो वहां से निकल जाता। दूसरी तरफ इंडिया में पलक इस वक्त अपनी आंखों में चमक लिए खुशी से अपने सामने का नज़ारा देख रही थी जहां पे बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को एक तरफ इशारा कर उन्हें कुछ दिखा रहे थे। पेरेंट भी अपने बच्चों के इशारे को देख मुस्कुरा कर उन्हें उस चीज़ के बारे में बात रहे थे। वो का माहौल बहुत लिवलाइनेस से भरा हुआ था। उसने एक हाथ से मोक्ष और दूसरे हाथ से नित्य का हाथ पकड़ एक्साइटेड होते हुए बोली, ये आज बहुत मजा आएगा यहाँ पे। इसके साथ ही वो दोनों को खींचते हुए अपने साथ अंदर लेकर चली गई। वो लोग इस वक्त जू में आए थे। उसके एक्साइटमेंट को देखकर मोक्ष के चेहरे के मुस्कान आ गई। वही नित्य अपना सर बसना में हिला मुस्कुरा देती है। आखिर आज उनकी प्यारी बेटी ने डिमांड जो किया था जू जाने का, वरना दोनों को ही ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह जाना पसंद नहीं था। पलक के खींचने पे वो दो भी उसके साथ अंदर चले जाते हैं। मोक्ष नित्य की तरफ देख अपना सरना में हिला के बोला, मैंने तो कहा था कि हम इस जगह को आज के लिए बुक कर लेते हैं, देखो यहाँ कितनी भीड़ है। उसकी बात सुन नित्य उसके मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो अच्छा हुआ ना मैंने तुम्हें ये गलती करने से बचा लिया, वरना कल के न्यूज हेडलाइंस में आता मोक्ष राठौर दुनिया नंबर 1 बिजनेस किंग पीटा अपनी ही प्यारी प्रिंसेस के हाथ से। उसकी बात सुन मोक्ष उसको कंफ्यूज से देखते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उसकी बात सुन नित्य बोली, पलक को ऐसी ही जगह जाना पसंद है जहां इस तरह का चहल पहल रहे। ये बोल उसने एक तरफ इशारा कर दिया जहां पलक बड़े ध्यान से अपने आसपास देख रही थी। उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी। तभी उसकी नज़र एक जगह चली गई और वो उस तरफ बड़े ही ध्यान से देखने लगी। उसकी नज़र को एक ही जगह टिका देख नित्य मोक्ष ने जब उसकी नज़र का पीछा किया तो सामने का नज़र देख दोनों की आंखें बड़ी हो गई। मोक्ष ने जल्दी से रिएक्ट करते हुए उसके आंखों पे अपने हाथ रख नित्य की तरफ देखने लगा जिसका चेहरा लाल हो चुका था। नित्य अपने मन में ही बोली, काश मैंने मोक्ष जू को खाली करने के लिए प्रॉमिस दे दिया होता। मोक्ष ने जब नित्य के लाल चेहरे को देख तो उसकी मुस्कान घड़ी हो गई जैसे वो उसके मन की बात समझ रहा हो। वही पलक अपने हाथ को मोक्ष के हाथ पे रख बोली, डैड ये आप क्या रहे हो? हाथ हटो मेरी आंखों पे से, मुझे देखना है उन भैया और दीदी को वो क्या कर रहे हैं। उसकी बात सुन मोक्ष ने बिना वक्त गवाए ही पलक की आंखों हाथ रखे हुए ही उसको अपनी गोद में उठा बोला, प्रिंसेस ये गलत बात है, ये सब बच्चों के देखने के लिए नहीं होती है। इसके साथ ही वो उस जगह को देखता है जहाँ पे इस वक्त एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो दोनों इंसान वैसे तो सभी की नज़रों चुप के एक पेड़ के पीछे थे जहाँ उन्हें कोई मुश्किल से ही देख सकता था, लेकिन मोक्ष नित्य और पलक जहाँ खड़े थे उन्हें ये सब सामने ही नजर आ रहा था जहाँ पलक की नज़र गई थी। मोक्ष नित्य और पलक का हाथ पकड़ उन्हें अपने साथ जू के अंदर आ गया। आते उसने पलक से पूछ कि सबसे पहले वो कहाँ जाना चाहती है। उसके सवाल को सुन पलक खुश होते हुए बोली, डैड मुझे पहले मंकी को देखना है। उसकी बात सुन मोक्ष मुस्कुरा कर उसके अपने साथ लेकर उस तरफ चल आता है जहाँ पे सभी मंकी थे। पलक वहाँ पे सब कुछ बहुत ही दिलचस्पी के साथ देख रही थी। तभी उनके बगल में एक कपल आकर खड़ा हो गया। वो लड़का अपने साथ खड़ी लड़की को देखते हुए बोला, बेबी उस बंदर को देखो, वो कैसे उल्टा होकर लटक रहा है और देखो वो कैसे खा रहा है। ये बोल वो हंसने लगा। उसकी ऐसी बात सुन उसके साथ आई लड़की बोली, ओह बेबी वो कितना क्यूट लग रहा है। ये बोल जैसे हम छोटे बच्चों गाल खींचने के लिए अपनी सभी को मिलकर बच्चे का गाल खींचते हैं, वैसे वो लड़की उस बंदर को देख के इशारे कर रही थी।
जिसे मोक्ष और नित्य बड़ी ही अजीब नज़र से देख रहे हैं। उनको देख मोक्ष और नित्य के दिमाग में जो चीज़ सबसे पहले आज थी वो ये थी, क्या ये दोनों इंसान है कि प्रजाति है, या अभी अभी इनका इंसानों में रेवोल्यूशन हुआ है जो ये दोनों ऐसी हरकत कर रहे हैं। उनके साथ उनके आसपास वाले भी उन देखो को देख यही सोच रहे थे, लेकिन वो दोनों कपल सभी की घूरती नज़र को इग्नोर कर अभी भी उन बंदरों के बारे में बात किए जा रहा था कि अचानक ही उसके गाल और एक थप्पड़ आके लगा। सभी को नजर उस लड़के पे आके रुक गई। वही वो लड़का आंखों में आंसू लिए अपने को घुमा सामने देखता है जहां एक लड़की गुस्से में खड़ी थी। लड़का अपने गाल पे हाथ रख बोला, मैडम आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना वजह मारने की। वो अभी इतना बोल ही पाया था कि उसको एक फिर से उसके गाल एक थप्पड़ लैंड हुआ, जिसके साथ ही उसके कान में आवाज गई, ऐसे मेरी हिम्मत हुई। उस लड़की बात सुन इस बार उस लड़के आंखों से आंसू टपक गए। वो उस लड़की को देख बोला, अरे आप तो मुझे ढोल की तरह मारे जा रही हैं, पहले ये बताए कि आप हैं कौन और मुझे बार बार बजा क्यों रही हैं। उसकी बात सुन वो लड़की भी गुस्से से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती, पहले तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ खड़े हो अजीब अजीब बातें कर रहे हो, ऊपर में तुम लोगों की आज हरकत इग्नोर करके यहाँ से शांति से जा रही हूँ तो तुमने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। उसकी बात सुन लड़का आंखें बड़ी कर बोला, मैंने कब आपका हाथ पकड़ा, मैं तो आपको जनता भी नहीं। उसकी बात सुन वो लड़की बोली, अच्छा तो तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। उस लड़की के सवाल को सुन लड़का अपना सर हिला बोला, हाँ नहीं पकड़ा है। अगर ऐसी बात है तो जरा अपना सर नीचे करके अपने दूसरे हाथ को देखो। उस लड़के के जवाब खत्म होते ही लड़की ने बोला, जिसे सुन वो लड़का सर नीचे कर उसके हाथ को देखता है जिसे उसने पकड़ रखा था। उसकी आंखें बड़ी है गई, उसकी समझ नहीं आया कि उसने इस लड़की का हाथ कब पकड़ लिया। वही इस लड़के के साथ वाली लड़की बोली, तुमने मुझे चीट किया। इसके साथ ही उस लड़की ने उस लड़के बाल को पकड़ खींचने लगी। वही अब सब लोग उन्हें देख मुस्कुरा रहे थे। वही मोक्ष और नित्य को नजर अपने सामने हो रहे तमाशे से ज्यादा उस तमाशे की जड़ को देख रही, जो कि उस लड़के के ब्रेकअप को बड़े ही मजे से हाथ में पॉपकॉर्न खाते हुए देख रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमारी पलक इस तमाशे की रूट बन गई, तो चलिए मैं आपको छोटे से फ्लैशबैक में क्लियर करती हूँ। हुआ ये था कि जब वो कपल वो आकर बंदर के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे, उससे हमारी पलक को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगी थी, जिस वजह से वो गुस्से से उन दोनों को देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक लड़की पे जो कि उन दोनों के दूसरी तरफ काफ़ी थी। वो लड़का उस लड़की के जस्ट बगल में खड़ा था, वही इसकी गर्लफ्रेंड उस लड़के के बगल में खड़ी। वही वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि पलक को इस नज़ारे को एक शरारत सूझी। उसने एक नज़र उस लड़के को देख फिर उस लड़की इसे जानबूझकर उस लड़की के ऊपर अपने हाथ की पॉपकॉर्न गिरा दिया, जिससे वो लड़की गुस्सा हो गई। लेकिन बुआ का क्यूट सा चेहरा देख वो कुछ नहीं बोली और मुस्करा के जाने लगी। इस बीच पलक ने जल्दी से उस लड़के का हाथ उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया, जिससे उस लड़के के हाथ में उस लड़की का हाथ आ गया। हालांकि लड़के को लगा कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा है। जब लड़की अपनी ही किसी सोच में घूम होकर चल रही थी, जब उसे अपने हाथ में किसी की हाथ महसूस हुआ तो उसने पहले अपने हाथ को देख फिर उस लड़के को जो उसके हाथ को पकड़ सहलाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। इसके बाद क्या ये तो आपको पता है ही, इसलिए नित्य पलक को देख कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। वही मोक्ष पलक को हैरानी भरे नज़र से देख रहा था। उसने सोचा नहीं था कि उसकी प्रिंसेस किसी का ब्रेकअप भी करवा सकती है बिना किसी को पता चले। उसने पलक को अपनी गोद में उठा लिया और उसके बाल चेहरे पे लगे पॉपकॉर्न को अपने हॉकी से साफ करते हुए बोला, प्रिंसेस आपको नहीं लगता आप बहुत से शैतान हैं, आपने ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। उसकी बात सुन पलक बोली, डैड मैंने कुछ नहीं किया, वो तो भैया ही बेवकूफ़ है जिसे समझ नहीं आया वो किसका हाथ पकड़ के रखा है, इसलिए उनके साथ जो हो रहा ये उनकी गलती है न कि मेरी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये बोल वो अपने चेहरा बहुत ही मासूम बना लेती है। उसकी बात सुन मोक्ष नित्य की तरफ देख बोला, नेहा तुम इसे कुछ नहीं बोलोगी, मैंने तुम दोनों को नहीं जानती हूँ, जैसे तुम दोनों इन दूसरे से बात कर रहे हो मुझे लगता है तुम दोनों पीट जाओगे, इसलिए मुझसे दूरी बना के रखो। मैं नहीं च तुम दोनों को वजह से मैं भी पब्लिक में पीट जाऊं। उसकी बात सुन मोक्ष की आंखें बड़ी हो गई। वही पलक मुस्कुराते हुए बोली, ओह कॉम ऑन मोम, आप बिहेव तो ऐसा कर रही है जैसे आप मेरी वजह से आज तक न जाने कितनी बात पब्लिक में पीट चुकी हैं। उसकी बात सुन नित्य बोली, हाँ मैं हर बार बच जाती थी, लेकिन मुझे याद सत्यम भाई को तुम्हारी वजह से बहुत बार पब्लिक में मार चुकी हैं, क्योंकि तुम उनकी तरफ से किसी न किसी को छेद दिया करती और इल्ज़ाम को अपने सत्यम मामू के झपट पटक देती, जिसे वो लड़की सत्यम मामू को चिपका के चली जाया करती थी।
ये बोल वो अपनी आंखें छोटी कर पलक को देखने लगी। वो पलक उसके घूरती नजर को देख जल्दी से मोक्ष की तरफ देख बोली, डैड चलो हम बर्ड्स को देखते हैं। वही मोक्ष को पलक के बारे में ये सब जानकर हैरानी हो रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी प्यारी मासूम उसकी प्रिंसेस ऐसे ऐसे कांड करके बैठी है। कहीं न कहीं पलक के किया गए कांड को सुन मोक्ष के हंसी आ रही थी, लेकिन उसने हंसने की हिम्मत नहीं की। क्या पता इन माँ बेटी में कौन कैसे उसके ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ जाए। दुनिया वाले मोक्ष से डरते हैं और मोक्ष इस वक्त सिर्फ इस बात से डर रहा था कि उसकी होने वाली बेटी और उसकी होने एक बीवी, बस उसकी इज्जत कहीं उतरे ना। मोक्ष अपने अपने सोच में घूम था कि पलक की बात सुन वो अपना सर हाँ में हिला देता है और उसके बाद वो लोग दूसरी तरफ जाने लगे, जहां एक तरफ पलक, मोक्ष और नित्य एक दूसरे के टाइम को एंजॉय कर रहे थे। या सिर्फ ये कहना गलता नहीं होगा, एंजॉय तो सिर्फ पलक कर रही थी। मोक्ष और नित्य बस उसके कांड को संभालने में लगे थे। मोक्ष आज शंक खा रहा था कि शायद नित्य पलक को इसी वजह से कहीं घूमने लेकर नहीं जाती, क्योंकि कहीं भी किसी से भी पंगा ले लेती या फिर कपल का ब्रेकअप कारवा देती और उनकी पिटाई को मजे देखती। दूसरी तरफ वीर, वंश, राज और अंश चारों शॉपिंग मॉल आए थे पलक के गिफ्ट लेने। राजवंश, वीर के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था तो वही हमारा क्यूट अंश मस्ती से चले जा रहा था, लेकिन अचानक अपने सामने का नजारा देख उसकी आंखों में डर नजर आने लगा। वो अब सोने कदम को आगे की तरफ नहीं बढ़ा रहा था, बल्कि इसकी आंखें साहू से भर चुकी थी और चेहरे पे डर साफ नजर आ रहा था। वो धीरे धीरे अपने कदम को पीछे लेने लगा, तभी जाके वो वंश से टकरा जाता है। वंश भस चेहरे को देख बोल, क्या हुआ अंश, तुम फेर हुए क्यों हो? इसकी आवाज ने वीर और राज का ध्यान भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। वो दोनों भी जब अंश को रोते और डरते हुए देखते तो उसके पास बैठ जाते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं, लेकिन अंश उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो बस एक दिशा में देख रहा था, जिसे देख वो भी उसकी नज़र का पीछा करते हुए उस तरफ देखने लगे। अपने सामने वाले लोगों को देख वीर और राज का कंफ्यूज से भर गया, तो वही वंश जा चेहरा कोल्डनेस से भर गया। उसकी हाथ की पकड़ अंश के हाथों पे ला गई। राज अंश के पास आते हुए बोला, क्या अंश बेटा तुम इस तरह से को बिहेव कर रहे हो उन्हें देखकर? उसकी आवाज सुन अंश एक नज़र उसको देखता है, फिर वो जैसे ही कुछ बोलने को हुआ उससे पहले ही वंश बोल पड़ा, कुछ नहीं अंकल। वो अंश को अब ज्यादा भीड़ वाली जगह को देख फिर से वही सब याद जाता है जहां से हुक बच के आए हैं, इसलिए ये इस वक्त ऐसा बिहेव कर रहा है। ये बोल वो अंश के हाथ को दबा देता है, जिसे शायद अंश भी समझ रहा था, इसलिए वो अपना सर नीचे कर बोला, सॉरी अंकल, लेकिन मैं उस घटना को भूल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने अभी ऐसे बिहेव किया। हालांकि राज और वीर दोनों की नज़र एक तक अंश और वंश के चेहरे पे थी, जिसे देख वो समझ चुके थे कि ये दोनों बच्चे उनसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ने इस बात का पोल उनके सामने नहीं खोला। राज ने वीर को कुछ इशारा किया, जिसे समझ वीर अंश को अपने गोद में उठा बोला, ओह बेबी को डर लग गया, चलो कोई न, तुम्हारे वीर अंकल हैं न, तुम्हें अपनी गोद में लेकर चलेंगे। ये बोल वो लोग आगे बढ़ गए। राज और अंश भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। वंश जाही एक शोरूम के सामन से गुजरा, उसने आप हाथ को मोती बना ली। उसकी आंखों में एक गुस्से का ज्वाला जल रहा, जो कि सब कुछ बनाट कारण की हिम्मत दिख रहा था। वही राज का नज़र उस ऊपर ही थी, जिसको खबर वंश को नहीं। वीर भी उसकी नज़र में ऐसी आग और ठंडक से एक पल के लिए उसे दिमाग में नित्य का चेहरा घूम गया। उसने 3 साल पहले नित्य की आंखों में ये आग और ठंडक देखी थी, जिसके बाद नित्य बहुत ज्यादा क्रूल और कोल्ड हार्टेड बन गई थी। वही झलक वंश की आंखों में देख राज का शरीर एक पल के लिए कांप गया था। वही वीर और अंश एक दूसरे से बात करते हुए चल रहे थे। कुछ ही देर में वो लोग टॉयज सेक्शन में आकर खड़े हो गए। उन सभी की नज़र उस टॉयज सेक्शन में घूम रही थी। वो सभी लोग पलक के लिए अब गिफ्ट की तलाश में चले जाते हैं। राज एक तरफ चल जाता है कुछ डॉल्स देखने के लिए, वही वीर टेडी देखने चला गया। अंश उस सेक्शन में घूमते हुए अपनी डॉल के लिए गिफ्ट ढूंढ रहा था। वही वंश तो कार जैसी टॉयज देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक जगह गई, जिसे देख उसको आंखें चमक उठी। वो जल्दी आगे बढ़ उस टॉय को अपने हाथ ले वो वीर की तरफ बढ़ गया। वही अब तक राज और वीर ने भी अपने हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ रखा था। वही जो कि अब पूरा टॉय सेक्शन का टूर ले चुका था, उसे अपनी डॉल के लिए कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा था, जिस वजह से वो थोड़ा चिढ़ रहा था। वो वहां से पलट के जाने का लगा कि तभी उसकी नज़र एक जगह जाके रुक गई। उस चीज को देखते ही अंश आंखें चमक उठी, उसके होठों पे मुस्कान आ गई। वो उससे उठा के अपने साथ लेकर चल गया। वो टॉय और उसके साथ रखा एक छोटा सा शोपीस भी उठा उस तरफ चल पड़ा, जहाँ पे इस वक्त वीर, वंश और राज खड़े थे। जब तीनों ने उसके हाथ का गिफ्ट देखा तो उनका मुंह बन गया। वंश जल्दी से अंश के पास आते हुए बोला, भाई इट्स नॉट फेयर, आप हमारी प्यारी सीस को ये गिफ्ट नहीं दे सकते, वरना आप उसके फेवरेट भाई बन जाओगे। इसलिए आप इस गिफ्ट को मुझे दे दो और मेरा गिफ्ट आप उसे दे देना।
उसकी बात सुन वंश अपनी आंखों को छोटा कर बोला, डॉल सिर्फ तुम्हारी बहन है, मेरी नहीं समझ, और आइंदा से उसे मेरी बहन मत बोलना। उसकी बात सुन राज और वीर को आंखें छोटी हो गई। वीर वंश को घूरते हुए बोला, अगर मेरी प्यारी भीज तुम्हारी बहन नहीं है तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम उसे ये गिफ्ट क्यों दे रहे हो? अगर तुम उसे अपनी बहन नहीं मानते तो। उस बात सुन वंश भी वीर की तरह आंखों को छोटा कर बोला, क्योंकि मैं उसका फ्यूचर हस्बैंड बनूंगा, उस नात में डॉल को ये गिफ्ट दूंगा। उसकी बात सुन वीर राज की आंखें बड़ी हो गई। राज वंश को देख बोला, तुम छोटे चूहे, अपनी तो तुम अंडे से पूरे बाहर भी नहीं आए और पलक को अपनी फ्यूचर वाइफ भी डिक्लेयर कर दिया। उसकी बात सुन राज बोला, अपने छोटा चूहा किसे कहा, मैं बड़ा हूँ, और वैसे भी मैं आपके जैसे सिंगल तो रहने वाला नहीं हूँ। आप खुद को ही देख लो, आपका बुढ़ापा आने वाला है लेकिन अब तक अपने एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है। तो वैसे देखा जाए तो आपकी शादी होते होते आप बूढ़े हो जाओगे और मैं और पलक बड़े हो जाएंगे। उसके बाद मैं पलक से शादी करूंगा और उसे आपकी घर की बहू बनाऊंगा। उसकी बात सुन राजवीर की आंखें बड़ी हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा जा कि वो इसकी बात क्या रिएक्ट करे। ये लड़का उन्हें उनके सिंगल होने का ताना मार रहा है, उस बात के गुस्सा हो या फिर उसकी कहीं बात को लेकर चिंता करे। वही उन्हें अपनी सोच में घूम छोड़ वंश अंश का हाथ पकड़ अपने साथ लेकर बिलों काउंटर पे चला। वही अंश को उनकी बात ही समझ नहीं आ रही थी। कहाँ हमारा 5 साल का अंश इस बात से डर हुआ था कि वंश के गिफ्ट से पलक का वो फेवरेट ना बन जाए। वही हमारा 10 साल का वंश पलक को अपनी वाइफ बनाने के सपने सजा रहा था। टू बी कंटिन्यूड।